तो आज हम अस्थमा के कुछ बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, खासतौर पर नॉर्सेट जैसी नर्सिंग परीक्षाओं के नज़रिए से। ये सारी जानकारी एक एक्सपर्ट कोचिंग सेशन पर आधारित है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अस्थमा और सीओपीडी के बीच का फ़र्क। इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो एक शब्द में छिपा है, रिवर्सिबिलिटी। मतलब क्या बीमारी ठीक हो सकती है? अस्थमा में जो एयरवे में रुकावट होती है वो रिवर्सिबल है, उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन सीओपीडी में जो नुकसान होता है वो परमानेंट हो जाता है, इरिवर्सिबल। ये बेसिक फर्क हमेशा याद रखना है। चलिए शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं जो नर्सिंग के एस्पिरेंट से पूछा गया था। सवाल था कि ब्रोंकियल एस्थमा का हॉलमार्क फीचर, मतलब उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है। अब इसके नतीजे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 6% लोग ही इसका सही जवाब दे पाए। आप सोच सकते हैं, 70% लोगों ने एक गलत ऑप्शन चुना। इससे साफ पता चलता है कि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन। मतलब वायु मार्ग का सिकुड़ना, जिसे वापस ठीक किया जा सकता है। यही अस्थमा की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखिए, इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन सीओपीडी में होता है, अस्थमा में नहीं। और ये वो पॉइंट है जो नॉर्सेट जैसे एग्जाम में आपको दूसरों से आगे कर सकता है। अच्छा, जब परिभाषा क्लियर हो गई तो अगला सवाल आता है इसके कारण पर। मतलब अस्थमा का सबसे आम कारण क्या होता है, ये अगला सवाल था। और यहां देखिए, नतीजे बिल्कुल उल्टे थे। लगभग 96% से ज्यादा लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, एलर्जी। तो ये बड़ी मजेदार बात है ना, कि सबको पता है कि अस्थमा एलर्जी से होता है, लेकिन उसकी असल परिभाषा क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो यहीं से अस्थमा के दो मुख्य प्रकार निकल कर आते हैं। पहला है एटॉपिक, या जिसे हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। ये अक्सर बचपन में शुरू होता है और इसकी एक जेनेटिक हिस्ट्री होती है। धूल, पराग, इन सब चीज़ों से ये ट्रिगर होता है। और दूसरा है नॉन एटॉपिक। ये अक्सर बड़े होने पर शुरू होता है और इसका जेनेटिक लिंक नहीं होता। ये इन्फेक्शन या कुछ दवाओं जैसे एस्पिरिन या बीटा ब्लॉकर से भी ट्रिगर हो सकता है। तो जब कोई एलर्जन या ट्रिगर शरीर में आता है तो होता क्या है, एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारी मास्ट सेल्स और आईजीई एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर ये हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन जैसे केमिकल्स छोड़ना शुरू कर देती हैं। और इन्हीं केमिकल्स की वजह से हमारे एयरवेज में सूजन आती है, म्यूकस बनता है और वो सिकुड़ जाते हैं। और बस इसी को हम अस्थमा अटैक कहते हैं। अब सोचिए, अगर ये सूजन और सिकुड़न बार बार और लंबे समय तक चलती रहे तो क्या होगा? तब एक और गंभीर चीज होती है जिसे कहते हैं एयरवे रीमॉडलिंग। इसमें हमारे एयरवे का स्ट्रक्चर ही परमानेंटली बदलने लगता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब रुकावट परमानेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल क्लिनिकल सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानना एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि जब किसी को बहुत सिवियर अस्थमा अटैक आए तो सबसे अशुभ, सबसे खतरनाक साइन कौन सा होता है? और यहां भी जो नतीजे आए वो सच में चिंता की बात है। केवल 11% लोग सही जवाब दे पाए। लगभग 80% लोगों ने एक ऐसे साइन को चुना जो कॉमन तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है जिसे भरना बहुत जरूरी है। तो सुनिए, अस्थमा अटैक में सबसे खतरनाक साइन जोर जोर से आने वाली घरघराहट या वीजिंग की आवाज नहीं है, बल्कि जब वो आवाज आनी बंद हो जाए, वो सबसे खतरनाक है। इसे कहते हैं साइलेंट चेस्ट। साइलेंट चेस्ट खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि एयरवे में रुकावट इतनी ज्यादा हो गई है कि हवा अंदर बाहर जा ही नहीं पा रही। जब हवा ही नहीं होगी तो आवाज कहां से आएगी? ये साइन बताता है कि मरीज रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है और ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। अच्छा, ये तो हुई अटैक की बात। लेकिन अगर अस्थमा को लंबे समय तक ठीक से मैनेज ना किया जाए तो इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, अगर अस्थमा कंट्रोल में नहीं है तो कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लगातार सूजन से फेफड़ों में स्कारिंग हो सकती है, जिसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। और सबसे बुरा, अगर सीवियर अटैक कंट्रोल न हो तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए इसका सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए अब इलाज पर आते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, यानी सबसे पहली और जरूरी दवा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स, जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल।
और यहाँ एक और ज़रूरी फ़र्क आता है अस्थमा और COPD के बीच। अस्थमा के लिए बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, जबकि COPD के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सैल्ब्यूटामॉल जैसी दवाएं न सिर्फ एयरवे को फैलाती हैं, बल्कि मास्ट सेल से निकलने वाले हिस्टामाइन को भी रोकती हैं। और क्योंकि अस्थमा एलर्जी से जुड़ा है, तो ये दवा ज़्यादा असरदार होती है। तो आज हमने क्या सीखा? सिर्फ सही जवाब रटना काफी नहीं है, उसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। अस्थमा रिवर्सिबल क्यों है, साइलेंट चेस्ट खतरनाक क्यों है और सैल्ब्यूटामॉल ही ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है। जब आप इन क्यों को समझ जाएंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यही गहरी समझ आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम में असल में कामयाबी दिलाएगी।